हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशाग्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू फोमो। गाइस, हाल ही में अभी इंडिया में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया 25 अप्रैल को। तो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, चाहे वो नंबर ऑफ़ केसेस हो या बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ा है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ केसेस में क्या फ़र्क आया है। तो गाइस, जब इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 24 मार्च को, जो 25 मार्च से शुरू होता, उस समय इंडिया में कोरोना के केसेस के बढ़ने का रेट था लगभग 22%। जिसका मतलब है, अगर उस रेट से आज भी बढ़ रहा होता तो इस समय तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा केसेस इंडिया में हो जाते कोरोना के। बट इस समय ये रेट 8% तक गिर चुका है और इस समय इंडिया में टोटल केस लगभग 24,500 हैं। ये 8% जो है, हालांकि 22% से तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी 8% बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिस तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। गाइज, अगर इसी स्पीड से हमारे कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो अगले हफ्ते के एंड तक लगभग 40,000 केस हो जाएंगे और मई के एंड तक लगभग 2.5 लाख केसेस हो सकते हैं अगर इसी स्पीड से ये बढ़ता रहा तो। गाइज, ज़रा ये ग्राफ देखिए आप। इसमें 24 अप्रैल से 2 लाइनें अलग हो रही हैं। जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है वो लाइन ये दिखाती है कि अगर लॉकडाउन अनाउंस ना होता तो क्या होता, और जो दूसरी लाइन है वो ये बता रही है कि इस समय की बिकॉज लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस में क्या फ़र्क पड़ा और किस ट्रैजेक्टरी के साथ हमारे इंडिया में केसेस बढ़े। गाइज, एक बार आप ये ग्राफ देखिए। ये ग्राफ ये दर्शाता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस थे वो किस तेज़ी से गिरे। इसमें गाइज इंडिया, आप रेड जो लाइन है उससे देख सकते हैं कि कैसे एकदम से गिर रहे थे, एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़े और फिर वापस गिरे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाला है कि लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद भी इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें नंबर ऑफ केसेस इतनी तेज़ी से नहीं गिरे जितने कि बाकी कंट्रीज़ में गिरे हैं। और गाइज, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो इस समय सबसे आगे चल रहा है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है दिल्ली और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। इन स्टेट्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल करना कोरोना बहुत मुश्किल हुआ है। गाइज, एक बार आप ये वाला ग्राफ देखिए। इसमें अलग अलग स्टेट्स का किस तेज़ी से लॉकडाउन की वजह से नंबर ऑफ़ केसेस में गिरावट आई है वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे थे, पर लॉकडाउन के बाद बहुत तेज़ी से ग्राफ उनका नीचे गिरा है। इसी में अगर आप तीसरे वाले में गुजरात का ग्राफ देखेंगे तो वो लॉकडाउन के बावजूद भी बढ़ रहा है, उतना तेज़ी से उसमें गिरावट नहीं आई है। अब मैं आपको गाइस एक ऐसा ग्राफ दिखा दूँ जिसमें ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो जो डबल हो रहे हैं वो कितने टाइम में हो रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे तेज़ी से जो बढ़ा है वो है यूएस का ग्राफ। येलो लाइन जब जैसी 8,000 केसेस के बाद पार होती है वो एकदम ऊपर निकल लेती है। सिमिलरली स्पेन और इटली का भी बहुत बुरा हाल है। पर वहीं आप जो ब्लू लाइन है उस पर नज़र डालिए, जो इंडिया दर्शाता है, वो अभी भी उतना तेज़ उसका डबलिंग रेट नहीं है, वो बहुत कम है उसका स्पीड। एंड ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही हो पाया है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इंडिया में भी जो डबलिंग रेट होता नंबर ऑफ केसेस का वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता और बहुत कम दिनों में नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं हमारे। तो मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि इस समय हमारी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी हम कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं खड़े हैं। अभी भी बहुत टाइम लगेगा जिसमें कि कोरोना को केसेस को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम गाइस बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं या अलग अलग जो बिजनेसेस हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से लगभग हर इंडस्ट्री को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा है। अब किसी को कम नुकसान हुआ है या किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट मोस्टली जो नॉन एसेंशियल चीज़ों की मार्केट थी या इंडस्ट्री थी उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस डेफिनेटली हुए हैं। जो दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेजरली नुकसान हुआ है वो है ट्रैवल और दूसरा ऑटोमोबाइल। तो इन दोनों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहले बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। तो क्या जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो लगभग जो टोटल वर्कफोर्स है हमारे इंडिया में उसका 13% एम्प्लॉय करता है। मतलब अगर 100 लोग हैं हमारे देश में जो नौकरी करते हैं उसमें से 13 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से काम करते हैं।
तो वैसे ट्रैवल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, एविएशन या एयरलाइंस, टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो गाइज ऐसा माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से लगभग 38 मिलियन लोग या 380 लाख लोग अपनी जॉब्स खो बैठेंगे इस लॉकडाउन की वजह से। और इस सबसे पैसों का कितना नुकसान होगा, वो होगा लगभग 5 लाख करोड़। गाइज बस सोच के देखो, 5 लाख करोड़ का नुकसान, बहुत बड़ा रकम है ये। गाइज ये सब अब इसलिए हो रहा है बिकॉज पहली बात तो कोई भी इस समय बुकिंग्स या फिर कोई भी इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं, और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी लोग बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। साथ के साथ ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो बंद हो जाएंगी, बिकॉज उनके पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं होगा, बट खर्चे उनके पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो गाइज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जो बहुत सारे लोगों को जॉब्स देती है, उसमें से मोस्टली हैं जो माइग्रेंट लेबर होते हैं। तो लॉकडाउन के पहले ही जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, उस समय उसकी बहुत बुरी हालत थी, और इस लॉकडाउन की वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। पिछले 12 से 18 महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नहीं हो पा रही थी। तो दिन ब दिन कंपनियों के पास जो उनका इन्वेंट्री होता है जिसमें वो गाड़ियाँ स्टोर करते हैं आगे बेचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उनके पास लगभग 30 से 45 दिनों की गाड़ियां बेचने की कैपेसिटी इस समय है। इतना ज़्यादा इन्वेंट्री उनके पास हो गया, और इसलिए बिकॉज पहली बात तो इस समय कोई गाड़ियां खरीद नहीं रहा है। इस समय लोगों को लग रहा है कि हम अपने सेविंग्स पहले कर लें, उसके बाद गाड़ियां खरीदेंगे, तो डिमांड बिल्कुल आ ही नहीं रही है। साथ के साथ इकोनॉमिक कंडीशन इस समय इतनी बुरी हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गाड़ी खरीदना इस समय सही होगा या नहीं होगा, बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट होता है। सिर्फ मार्च के एंड तक अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी 18% से गिर चुकी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका जो इंपोर्ट आता है, जो अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स आते हैं गाड़ी बनाने के लिए, वो मोस्टली आते हैं चाइना से। तो जो हमारी डिमांड साइड है वो तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है। साथ में जो सप्लाई साइड है, बिकॉज चाइना से बहुत ज़्यादा माल इंडिया में आता है गाड़ी बनाने के लिए, अब उसका भी कुछ पता नहीं है कि आगे कितना किस रेट से आ पाएगा या कितना आ पाएगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सप्लाई और डिमांड दोनों ही साइड से बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। एक रिपोर्ट मिली है केपीएमजी की, जिसमें लॉकडाउन की वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपको ट्रैवल और ऑटोमोबाइल के अलावा और किसी इंडस्ट्री में जानने का इंटरेस्ट है तो गाइस इतनी सारी चीज़ों की वजह से जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को लॉसेज हो रहे हैं, ये फाइनली एक चीज़ पे जाके मिलती है कि हमारी इकोनॉमी को क्या हो रहा है, कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा नीचे जा रही है। तो अगला पॉइंट आपने बिल्कुल सही गैस करा है, हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस किसी भी कंट्री को मेजर करने के लिए कि वो कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, वो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीडीपी रेट या जीडीपी ग्रोथ रेट। वो ये बताता है कि हमारी किसी भी कंट्री में टोटल जितनी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका टोटल अमाउंट क्या है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पिछले कुछ सालों से जो जीडीपी था, जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था। आप एक बार ग्राफ देखिए, 2013 में लगभग 6.386 था, 2014 में 7.41 हो गया, 2016 में इतना ज़्यादा बढ़ गया और वो 8.17 हो गया, फिर 2017 से वापस धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। अब अगर हम इस समय की बात करें तो इंडिया का इस समय ग्रोथ रेट या जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.8, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है अभी के हिसाब से जो इस समय कंडीशन है। पर गाइस आपको क्या लगता है ये ग्रोथ रेट बहुत टाइम तक रहने वाला है? जी नहीं, ये ग्रोथ रेट इतना नहीं रहने वाला है। तो हमारे इंडिया के कुछ बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो ये अनुमान लगाते हैं कि किसी कंट्री का जीडीपी कितना होगा, तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो लगभग 2.5 से 3.5 के बीच तक आके गिर जाएगा। वो क्यों? बिकॉज इस समय इतने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग के पास काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लॉसेस हो रहे हैं। इस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक दिन में लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत ही एक बड़ा नंबर है। और अगर एक पूरा अनुमान लगाया जाए कि टोटल हमारे को लॉकडाउन से इकोनॉमी को कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, तो उसका उस नंबर का अनुमान लगाया जा रहा है
$234 बिलियन। सो लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ मनी नहीं फ्लो हो पा रहा है, राइट गाइज। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ग्राफ देखोगे तो एकदम आप हिल जाओगे। 15 मार्च को, यानी लॉकडाउन से लगभग एक हफ्ते पहले जो रेट था वो था 6.7%। जो 15 मार्च के बाद आप एक जो लंबा ग्रोथ देख रहे हैं, पूरा इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 27% हो गया, जिसका मतलब है अगर 100 लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, उसमें 27 लोगों के पास काम नहीं है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बहुत बुरा फिगर है। इकोनॉमी ठीक करने के लिए इसको नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड होता रहा, तो ये नंबर बढ़ता रहेगा और हमारी इकोनॉमी को लॉस होता रहेगा। हो सकता है बहुत टाइम बाद हमारी इकोनॉमी में लगभग अगले साल तक नेगेटिव में चला जाए जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जितना लंबा लॉकडाउन चलेगा उतना मुश्किल होगा इकोनॉमी को वापस उसी ट्रैक पे लाना जिस पे वो पहले थी, या उसको इम्प्रूव करना। तो गाइज ये सब वो चीज़ें थी लॉकडाउन की वजह से जिसको नुकसान हुआ था। तो अब एक वो चीज़ जिसको लॉकडाउन की वजह से बेनिफिट हुआ है वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। गाइस कुछ महीनों पहले तक हमारा एनवायरनमेंट इतना गंदा था, उसमें इतना पॉल्यूशन था कि आपका सांस लेने का भी मन नहीं करता। कोई ऐसा टाइम नहीं था जिस समय आसमान आपको साफ दिखता, पर इस समय वो एकदम ऑपोजिट है। ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है 2019 और 2020 का एयर पॉल्यूशन का एक कंपैरिजन। तो हर ग्राफ में जो डॉटेड लाइन है वो बताती है 2019 में क्या पॉल्यूशन लेवल था, और जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो ये बताती है कि 2020 पे इस समय वो कैसा परफॉर्म कर रहा है सेम पर्टिकुलर डे पे। और हर ग्राफ में जो एक लंबी लाइन है वो ये बताती है कि उसके बाद जो है इंडिया लॉकडाउन पोजीशन में आ गया था। तो अगर आप किसी भी स्टेट की बात करें तो 20 मार्च या 22 मार्च के बाद हर स्टेट के पॉल्यूशन लेवल में गिरावट आई है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। वही अगर मैं पूरे कंट्री की बात करूं तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और जो पार्टिकल मैटर्स होता है, दोनों में गिरावट आई है लॉकडाउन के बाद। इस ग्राफ में ये साफ साफ देखा जा सकता है। साथ में गाइस नासा ने भी एक रिपोर्ट जारी करी थी कि इस समय इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है वो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा साफ है। इतना साफ पिछले 20 सालों में आज तक इंडिया का मौसम कभी हुआ ही नहीं है। इतना साफ आसमान मैंने पिछले कई सालों में, लगभग 5 से 7 सालों में मैंने नहीं याद कि मैंने देखा हो। साथ के साथ हमारी जो रिवर गंगा है, आपने सुना होगा उसके बारे में कि उसका पानी पहली बार इतना साफ हुआ है कि आप उसको सीधा पी सकते हो। वो उसके अलावा कई ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हुई हैं। एनिमल बहुत आराम से घूम पा रहे हैं, वो भी अच्छे से रह पा रहे हैं। लोगों को बहुत दूर दूर से पंजाब में हिमालयस दिख रहे हैं। ये सब मौसम साफ होने की वजह से, जो हमारे फैक्ट्रीज या व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो बंद हैं, उस वजह से हुआ है। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो इस एक महीने के लॉकडाउन की वजह से हुई हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हो रही हैं और होती रहेंगी अगर ये लॉकडाउन चलता रहेगा तो। बट बिकॉज कोरोना वायरस चीज़ ही ऐसी कि इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जो भी आजकल चल रहे हैं उसके साथ रहना पड़ेगा। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ है आपको उसका अच्छे से समरी दे पाया हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको पिछले एक महीने में लॉकडाउन की वजह से अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइए। And thank you so much guys for spending your time watching this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.